हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीजे सर मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए नई सीरीज, जिसमें जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे मैथ के और फिजिक्स के, वो सारे हम कवर करेंगे। मैथ के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे और फिजिक्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो भी बोर्ड एग्जाम से संबंधित चीजें होंगी, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन इतने ही कम समय में हम आपको सारी चीजें देने की पूरी कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा दे पाएंगे वो सब देंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक, तो ये पहला लेक्चर है अपना रिलेशन एंड फंक्शंस का। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर है ये। आप अगर ये पूरा वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो रिलेशन एंड फंक्शंस के जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो सारे आप कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहली चीज हमारे सिलेबस में है संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार के लिए हम देखते हैं कि संबंध क्या होते हैं। तो जो संबंध होता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन। और ये आर होता है सबसेट ए क्रॉस बी का। अब इसमें दो चीजें आई कि ए क्रॉस बी क्या है और सबसेट क्या है। तो पहले मैं ए क्रॉस बी बता दूं कि मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू हमें दिया है 4 5 6। ठीक है, ये दो हमारे समुच्चय है ए और बी। अब समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ जो कार्तीय गुणनफल होता है इसे ए क्रॉस बी कहते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें जो मिलेगा, ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है क्रमिक युग्मों का समुच्चय, जहां पे ए से संबंधित होगा और बी से संबंधित होगा। आप ऐसे समझिए कि जो कार्तीय गुणनफल है वो इस तरह के जोड़ों का संग्रह है, और इस जोड़े में जो पहला वाला जो अवयव होगा वो पहले से संबंधित होगा और जो दूसरा वाला अवयव होगा वो दूसरे से संबंधित होगा। ठीक, अगर हम इसके लिए ए क्रॉस बी निकालेंगे अपने एग्जांपल के लिए, तो ये क्या आएगा 1,4 1,5 और 1,6। मतलब इस तरह से समझो कि अगर ए और बी जो दिए हैं समुच्चय वो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये है। तो अब एक का संबंध किससे हो सकता है 4 से, एक का संबंध हो सकता है 5 से, और एक का संबंध हो सकता है 6 से। मतलब जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी की सारी हमें ए क्रॉस बी में लेनी है। ठीक है, अब अगर हम 2 के लिए निकालेंगे तो 2 का संबंध 4 से, 2 का 5 से और 2 का 6 से। ऐसी 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से। ये होगा हमारा ए क्रॉस बी। ऐसे 2 का 4 से, 2 का 5 से और 2 का 6 से। इसी तरह से 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से। इस चीज को हम कहते हैं ए क्रॉस बी। तो जो भी हमारे रिलेशन, जैसे मान लो हमने कहा कि कोई हमारा संबंध है वो ए से बी में परिभाषित है। अगर ए से बी में परिभाषित कोई संबंध है हमारे पास, तो जो कुछ भी हमारे आर में आएगा, जो कुछ भी हमारे रिलेशन में आएगा, वो इस ए क्रॉस बी में होना चाहिए। ये मतलब है। अब ये उपसमुच्चय, इसको कहते हैं उपसमुच्चय। जैसे मान लो ए इक्वल टू दिया जाए 1,2 एंड बी इक्वल टू दिया जाए 1 2 3। तो अगर ए के सभी अवयव बी में होंगे, ए के सभी अवयव बी में होंगे, तो हम कहेंगे जो ए है वो बी का उपसमुच्चय है। इसे कहते हैं ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आई होगी। और ज्यादा लोड लेने नहीं, जितना मैं बता रहा हूं आप बस उतना समझते चलिए। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस जो जो चीजें बताई जा रही हैं उनको नोट करते जाओ, साथ साथ क्वेश्चंस करते जाओ। बाद में पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, एक बार आप इसको पूरी अच्छे से देख लेंगे एंड तक तो सारे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आर हमें जो दिया गया है, आर में अगर कोई हम एक संबंध ले लें अपना कि आर इज इक्वल टू है x, y, where y is equal to x plus 2 and x belongs to A and y belongs to B। ठीक, होना भी चाहिए। A से B है, A है और B है, इन्हीं दोनों में हम एक संबंध ले लिए हैं। अब देखो इसमें कि अगर हम x की जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। ठीक, अब जो मिलेगा वो काय में मिलना चाहिए 4 5 और 6 में। जो 4 5 6 में मिलेगा वही हम लेंगे, जो नहीं मिलेगा वो हमें नहीं लेना है। जैसे मान लो जो भी हमारी ए क्रॉस बी में है वो अवयव हम ले सकते हैं, जो ए क्रॉस बी में नहीं आएगा उसको हमें नहीं लेना है। देखो मान लो मैंने x की जगह पे 1 रखा, जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो y क्या आएगा वो ये बताएगा। मान लो x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 + 2, y क्या आना चाहिए 3। अब हम 1,3 रखना चाहते हैं अपने r में, लेकिन क्या 1,3 इस पूरे के पूरे ए क्रॉस बी में है? अगर है तो ही ले पाएंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। अब इसमें नहीं है तो नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। तो ये सिर्फ कितना आएगा, ये नहीं, मतलब 1 नहीं रख सकते हम। अब जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू रखा 2 तो y इक्वल टू मिला हमें 4। तो 2,4 इसमें है तो हम ले सकते हैं।
ऐसे ही x इक्वल टू रखा हमने 3 तो y इक्वल टू मिला 5। तो ये हमारा संबंध बन गया। ठीक है, तो ज्यादा सोचना नहीं, यही संबंध होता है। अब संबंध में 3 चीजें आएंगी कि क्या हमारा प्रांत होता है और क्या परिसर होता है। ठीक है, जो प्रांत होगा वो इन क्रमिक युग्मों का, अगर कोई संबंध परिभाषित हो गया है तो संबंधों के पहले पहले अवयव होंगे इन घटकों के, इन क्रमिक युग्मों के, वो प्रांत हो जाएगा। तो इस R के लिए जो प्रांत होगा वो क्या होगा 2,3, ये प्रांत हो गया। अगर परिसर की बात करेंगे तो संबंध में जो बाद वाले अवयव हैं वो परिसर हो जाएंगे। तो परिसर क्या होगा R का, परिसर होगा वो हो जाएगा हमारा 4,5। अगर हमें सहप्रांत पूछा जाता है तो सहप्रांत में हमें क्या करना है, अगर R A से B में परिभाषित है तो जो B है वो सहप्रांत होता है। तो इस वाले हमारे संबंध के लिए जो B है वो है 4,5,6, तो ये हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो भी अवयव होंगे इस हमारे परिसर में वो सारे अवयव सहप्रांत में होंगे ही होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिसर होता है वो उपसमुच्चय होता है सहप्रांत का। तो ये बेसिक बात हुई संबंधों की। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में इससे हमें आगे जाना भी नहीं है संबंधों को लेके। अब देखते हैं कि संबंधों के प्रकार क्या होते हैं। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, मैं साफ करता हूं इसे। ठीक है, तो देखते हैं कि संबंधों के प्रकार क्या होते हैं, कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। अगर हम संबंधों के प्रकार पे जाएंगे तो जो पहला प्रकार है वो होता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, तो ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव ना आए। आप ऐसे समझिए कि अगर ये A है और ये B है, अब मान लो 1 2 3 इधर और इधर 4 5 6, लेकिन हमारा संबंध ऐसा हो जाए जो इनसे कोई भी रिलेशन बनाए नहीं, मतलब इसके किसी भी अवयव का इससे कोई संबंध ना हो, तो ऐसे संबंध को हम कहेंगे रिक्त संबंध, इसे कहते हैं। और इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिर्फ फाई कहीं लिखा मिलता है तो वो हमारा रिक्त संबंध हो जाएगा। ठीक, अब ये आप ऐसे समझिए, मान लो मैंने कहा कि R है A से A और A इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2 3। अब जितने भी टाइप में समझाऊंगा उनके लिए मैं 1 2 3 लेके ही चलूंगा। ठीक, अब हमें R इक्वल टू दे दिया जाए, R इक्वल टू x, y, फिर x इक्वल टू y प्लस 3। ठीक है, और x, y दोनों ही किसमें होंगे, A में होंगे। अब A से A में ही है तो A में ही है। अब देखो, मान लो अगर हम y की जगह पे या x की जगह पे इसमें y इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक, मान लो कि मैंने x की जगह पे 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी -2, 2 रखूंगा तो -1, 3 रखूंगा तो 0। लेकिन ऐसी कोई भी वैल्यू हमारे इस संबंध में नहीं है, तो यहां पे r इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे संबंधों को हम रिक्त संबंध कहेंगे। दूसरा हमारा प्रकार है सार्वत्रिक संबंध। जो सार्वत्रिक संबंध होगा वो होगा हमारा कि अगर R बराबर आ जाए A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B, यहाँ पे A लिया है तो A क्रॉस A, मतलब जितने भी अवयव हमारे कार्तीय गुणनफल में हो सकते हैं वो सभी अवयव अगर आ जाते हैं तो ऐसे संबंध को हम कहेंगे कि ये हमारा सार्वत्रिक संबंध है। अगर एग्जांपल देखना चाहते हो, मान लो इस तरह से दिया जाए कि A, B है, वेयर मोड A माइनस B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड A और B दोनों ही संबंधित हैं A से। अब देखो, इसमें अगर हम कुछ भी रखेंगे जो हमारा मन करे वो इसमें अवयव रखेंगे। मान लो 1,1 रखा, 1,1 रखेंगे तब भी 0 आएगा, 2,2 रखेंगे तब भी 0 आएगा, तो हमारा पूरा पूरा में क्या मिल जाएगा, A क्रॉस A। ऐसे संबंधों को हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। तीसरा जो वो प्रकार है हमारा वो है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, अब तत्समक संबंध इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ये कहता है कि यदि A बिलोंग्स टू A के लिए A, A बिलोंग्स टू R हो, अगर ऐसा होगा तो ऐसे संबंध को हम तत्समक संबंध कहेंगे। आप ऐसे समझो कि R इक्वल टू दिया है 1, 1, 2, 2 और 3, तो जो भी अवयव हमारे A में है, A बराबर 1 2 3 चल रहा है, 1 2 3, जो भी अवयव A में है उन सबके, उनमें से जो भी आए इसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए,
जोड़े आने चाहिए, तो ये हमारा सार्वत्रिक वो तत्समक संबंध है। अगर r इक्वल टू हमने 1,1 और 2,2 लिया तो भी ये हमारा तत्समक संबंध है। लेकिन अगर हमने r 1,1 2,2 और 1,2 ले लिया, अगर इस तरह का संबंध आ जाएगा तो अब ये हमारा तत्समक संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें ये आ गया। तत्समक संबंध कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जोड़े आने चाहिए, अगर सिर्फ जोड़े आएंगे तो ही तत्समक कहलाएगा। ठीक है, मुझे लगता है इतना आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। अगला देखते हैं। तो अगला जो प्रकार है वो है हमारा तीसरा, और उसे कहते हैं स्वतुल्य संबंध। एक्चुअल में बोर्ड के पेपरों में जो पूछे जाते हैं वो अगले तीन ही हैं। ठीक है, जो स्वतुल्य संबंध होता है वो कहता है कि प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए a कॉमा a बिलोंग्स टू r हो। ठीक है, अब इसमें और तत्समक में जो अंतर है वो इस बात का है, इसमें लिखा है प्रत्येक और उसमें प्रत्येक नहीं लिखा था। ठीक है, तो a इक्वल टू हमारा चल रहा है 1,2,3। अब मान लो r बराबर मैंने लिखा 1,1 2,2 और 3,3। ठीक है, तो अगर ये संबंध हमें मिलेगा तो हम इसे तत्समक संबंध वो स्वतुल्य संबंध कहेंगे। तत्समक भी था ये। अब एक बात समझो कि ये क्या कहता है कि जितने भी इसमें है 1 2 3 3 है, ये तीनों के तीनों होने चाहिए। मान लो r इक्वल टू इस तरह से दे दिया जाए 1,1 2,2 3,3 और 1,2। क्या ये भी हमारा स्वतुल्य संबंध होगा? तो हाँ, ये भी तो स्वतुल्य संबंध होगा। वो तत्समक था जो ये मना करता था कि मुझे सिर्फ जोड़े चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये क्या कहता है कि मुझे सारे के सारे जोड़े चाहिए, उसके साथ अगर तुम कोई और भी ले आओगे तो कोई तकलीफ नहीं है। जैसे r इक्वल टू ये लिख दिया हमने 1,1 2,2, तो ये वाला जो संबंध है वो हमारा ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3,3 नहीं आया और इसमें सब आए हैं, तो ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वतुल्य। चौथा प्रकार है हमारा सममित संबंध। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। सममित संबंध क्या होता है कि यदि a कॉमा b बिलोंग्स टू r है तो b कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए उसी संबंध में। ठीक है, तो हम कहेंगे इसे एक सममित संबंध है। जैसे मैंने r इक्वल टू लिया 1,2, तो उसका उल्टा क्या हुआ 2,1। ये भी इसमें आ जाए मान लो, अरे जो भी ये समझो ऐसे है तो ऐसे भी हो, तो हम कहेंगे उसे सममित संबंध। अब 1,2 है और 2,1 भी है, तो ये सममित हो गया। अब मान लो r इक्वल टू ऐसे दे दिया जाए 1,1 2,2 3,3 2,1 एंड 1,2। क्या ये हमारा सममित होगा? तो आप ध्यान से समझिए, 1,1 है, 1 का उल्टा कौन होगा? 1,1 ही दिखेगा। अब 1,1 का उल्टा 1,1, अब आप कहोगे यहाँ तो 1,1 दूसरा है ही नहीं। तो भैया जो हमारे समुच्चय होते हैं उनमें हम किसी भी टर्म को अगर एक बार लिख लिए हैं तो उसे बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो 1000 बार रिपीट हुआ हो तब भी हम उसे एक ही बार लिखते हैं। तो 1,1 का उल्टा 1,1 ये है, 2,2 का उल्टा 2,2 ये है, 3,3 का उल्टा 3,3 ये है, 2,1 है उसका उल्टा 1,2 भी है। तो इसे हम सममित संबंध कहेंगे और इसे भी सममित संबंध कहेंगे। और एक इसमें आता है प्रतिसम्मित, तो उसके लिए और कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखिए कि जो संबंध सममित नहीं है उसी को हम प्रतिसम्मित संबंध कहेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे सम्मित। अब बात आती कब नहीं होगा ये। मान लो r इक्वल टू इस तरह से आ जाए 1,1 2,2 1,2। अब देखो यहाँ पे 1,1 का उल्टा 1,1 होता है, 2,2 का उल्टा 2,2 होता है, लेकिन 1,2 का उल्टा 2,1 होता है, जो इस संबंध में नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा सम्मित नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी अच्छे से, तो आप इतना नोट करिए और आगे देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, साफ कर दे रहे हैं इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो प्रकार है आखिरी, वो है हमारा संक्रामक संबंध। और ये जो संबंध संक्रामक संबंध है वो इन जितने भी हमने संबंध पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को, और आप भी थोड़ा ध्यान से समझें। संक्रामक संबंध,
अगर a कोमा बी आर में है और b कोमा सी आर में है, अगर ये दोनों आर में हैं तो हम कहेंगे कि अगर a कोमा सी भी आर में हो तो संक्रामक होगा। मतलब ए बी है और बी सी है, मतलब इसका पहले वाले का आखिरी और दूसरे वाले का पहला अगर सेम मिलता है तो पहला और तीसरा भी उसमें होना चाहिए, तो ही हम उसे संक्रामक संबंध कहेंगे। तो एग्जांपल से समझो, मान लो मैंने R1 लिखा, ये 1,2 है और 2,1 है और साथ में 1,1 भी आ गया, तो हम देखेंगे 1,2 है तो और 2,1 है, अब ये दोनों मैच करें तो इनके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास कि 1,1 होना चाहिए, यहां पे है, अच्छी बात है। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो भी चीज हम चेक करेंगे वो पूरे के पूरे संबंध के लिए होगा, ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ इसी एक के लिए मिल गया तो हम उसे संक्रामक कह दें, नहीं। अब देखेंगे कहीं और तो कोई ऐसा मैच नहीं हो रहा है, जैसे इसका पहला और इसका पहला मैच किया, तो अब क्या देखना है, इसका और इसका पहला है कि नहीं है, तो 2,1 इसमें है, ये रहा, तो हम इसे संक्रामक में कंसीडर कर लेंगे। अब देखो ये इसका आखिरी और इस वाले का पहला मैच कर रहा है, तो अब 1,2 होना चाहिए, तो 1,2 ये खुद है तो है, तो अब इसको कहेंगे कि एक संक्रामक संबंध है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ए बी है, बी सी है तो इसी देखेंगे। एक चीज इसमें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि अगर ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो एसी देखना ही नहीं, तो एसी देखना ही नहीं। मतलब अगर ए बी मिले बी सी मिले तो ही एसी देखेंगे, अगर ए बी और बी सी नहीं मिलेंगे तो एसी को बिल्कुल नहीं देखना है। जब देखेंगे ही नहीं तो हम क्या कहेंगे कि अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं और एसी मिलेगा नहीं, एसी देखना ही नहीं है, हम सीधा कह देंगे कि ये संक्रामक है। आप ऐसे समझो कि R इज इक्वल टू दे दिया जाए 1,1, 2,2, 3,3, ये दे दिया जाए। अब ए बी मिला, बीसी है ही, अब बीसी है ही नहीं तो एसी देखना ही नहीं है, सीधा का सीधा ये क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। बात समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संक्रामक। अब एक आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, जो तुल्यता संबंध होता है वो क्या होता है कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हो तो हम ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। तो हम तुल्यता संबंध इसे कहेंगे कि ये तुल्यता संबंध है। तो हमें एक ही संबंध में देखना है कि वो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, तभी वो तुल्यता संबंध हो पाए, ठीक है। तो ये होगी हमारी तुल्यता संबंध की बात। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। अब मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो पाए ये चीजें, कैसे प्रश्न हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट। देखो जो ये क्वेश्चन लिखा है कि अगर a इक्वल टू 1,2,3 है तो सिद्ध कीजिए कि 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 और 2,3 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य है परंतु न सममित है और न संक्रामक है। अब बात आती है कि बोर्ड के पेपर में कैसे लिख के आना है, तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिख के आइए, ठीक है। और बाद में मैं ये भी बताऊंगा अगर बाई चांस ना भी आए तो क्या लिखना है। तो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य है कि नहीं ये देखते हैं। स्वतुल्य देखने के लिए हम क्या कहेंगे कि देखो 1,1 है, 2,2 है और 3,3 है। 1,1, 2,2 और 3,3 तीनों ही किस में है, आर में है, और तीनों आर में है तो हम कहेंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अगर हम सममितता चेक करें कि ये सममित है कि नहीं है, तो सममित संबंध कैसा होगा, देखो ध्यान से। सममित संबंध क्या कहता है कि अगर ए बी है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। तो अब इसमें चेक करो, 1,1 का उल्टा 1,1 होता है, इसमें 2,2 का 2,2 होता है, इसमें 3,3 का 3,3 है। अब 1,2 है लेकिन 2,1 है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 1,2 बिलोंग्स टू आर है परंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है नहीं तो हम कहेंगे अतः यह सममित नहीं है।
ये लिखेंगे। और अगर संक्रामक देखें तो संक्रामक क्या होता है? संक्रामक कहता है कि अगर ए बी हो, बी सी हो तो ए सी होना चाहिए। तो हम एक एक करके चेक करते हुए चलते हैं। और वैसे मुझे लास्ट में दिख रहा है, आप चेक करोगे तब भी आपको दिखेगा। अब लास्ट में देखो ध्यान से, ये 2 है और ये 2 है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो 1,2 है, 2,3 है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1,3 मिलना चाहिए, है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 1,2 आर में है, 2,3 आर में है, लेकिन 1,3 आर में हमारे में नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि अतः संक्रामक नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। ठीक है, बहुत आसान आते हैं, आप बस डरना मत, लगे रहो साथ में। हमारे पास तो मैं ही करा दूंगा आपको, आप तो बस टॉप करने की सोचो। आप पूरे पूरे एकदम सही से क्वेश्चन देखते रहोगे, करते रहोगे, तो कोई नहीं रोक सकता भाई। अपन लगेंगे, अपन टॉप करेंगे एग्जाम में, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन मान लो दे दिया जाए कि किसी नगर के निवासी हैं, उनका एक समुच्चय ले लेते हैं। ए जो है, ए क्या है? नगर के निवासियों का समुच्चय, निवासियों का समुच्चय। और आर इक्वल टू दिया जाता है हमें एक्स कोमा बाई, और कहा जा रहा है इसमें इस तरह से अगर मिलेगा संबंध तो बाई एक्स की पत्नी है, बाई एक्स की पत्नी। ठीक है, एक्स की पत्नी आपकी नहीं है। ठीक, तो समझिए बात को कि अगर इस तरह से दिया जाए और ये पूछा जाए कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, तो स्वतुल्यता चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए हम क्या कहेंगे कि अगर x बिलोंग्स टू ए है, x तो ए में होगा ही, क्योंकि नगर में निवासी जो होते हैं वो पति पत्नी सब हो सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू ए हो गया। तो अब इसके लिए क्या x, आर में है? अब कहोगे यहां तो आर ही नहीं दिया, हम कैसे चेक करें? हम कैसे चेक करेंगे? हम इससे चेक करेंगे। ये क्या कहता है कि जो दूसरा वाला है वो पहले की पत्नी है, और यहां लिखा है x, तो इसका मतलब ये वाला x इस वाले x की पत्नी है। लेकिन ये तो एक जैसे, एक ही चीज है, तो कोई भी व्यक्ति खुद की पत्नी नहीं हो सकता, चाहे वो पत्नी होती, लड़की भी होती, तब भी तो वो खुद की पत्नी नहीं हो सकती है। तो ये हमें आर में नहीं मिल सकता है, तो हम कहेंगे स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, सम्मितता देखते हैं, सम्मित है कि नहीं है। सम्मित है कि नहीं है के लिए अगर हम कह रहे हैं x, y बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब y जो है वो x की पत्नी है। क्या हमें y, x बिलोंग्स टू r मिलेगा? क्या? नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? देखो अभी यहां हमने कहा कि y x की पत्नी है। अगर y x की पत्नी है, यहां हम उल्टा कह रहे हैं कि x y की पत्नी है। अरे भैया x तो पति था, वो पत्नी कैसे हो जाएगा? तो हम यहां कहेंगे ये इसमें नहीं आता, ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं। अब बात आती संक्रामक है कि नहीं है। फिर देखो संक्रामक को भी, संक्रामकता क्या कहती है? संक्रामक कि अगर a, b x, y ले रहे हैं तो x, y r में, x, y r में, मतलब x बाई x की पत्नी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाई z भी r में मिले, एक ऐसा एलिमेंट जिसके लिए इसका बाद वाला इसका पहला सेम मिले। अब आप ध्यान से समझो कि यहां हम क्या कह रहे हैं कि बाई पत्नी है x की, यहां क्या कह रहे हैं z पत्नी है बाई की। अरे बाई तो पहले से पत्नी है, वो कहां से पत्नी दोबारा हो जाएगी? वो पत्नी नहीं होगी, तो ये हमें मिलेगा ही नहीं। और ये वो वाला केस आ गया जब a, b r में हो, अब b, c हो ही ना, तो a, c देखेंगे नहीं और हम कहेंगे अतः यह संक्रामक है। ठीक है, मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं तुल्यता संबंध पे, उसके बाद आपके ये मान लो 2 से 5 नंबर पक्के हो गए इसी में। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, और R ऐसे दिया है कि L1, L2 अगर कोई भी हमारा जोड़ा लिखा जाएगा उसमें ये समझा जाएगा कि L1 L2 पर लंब है, मतलब पहली वाली रेखा दूसरी वाली पर लंब है। तो हमें इसमें अगर L रेखाओं का सभी का समुच्चय है, उसमें बताना है कि R सम्मित तो है परंतु ना स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। तो पहली चीज देखते हैं कि ये सम्मित वो स्वतुल्य है कि नहीं है, स्वतुल्यता देखते हैं। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या चेक करते हैं कि अगर कोई भी चीज हमें दी जाती है, जैसे L1, तो मान लेते हैं कि L1 बिलोंग्स टू क्या है? L है,
यहाँ पे ए का मान एल है, एल, ठीक है। तो हमें क्या मिलना चाहिए, L1, L2 बिलोंग्स टू, L1, L1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो आप समझो कि कोई भी रेखा, जैसे मान लो ये एक रेखा है, तो क्या ये खुद के लंबवत हो सकती है क्या? नहीं। एक बार के लिए समांतर हो तो समांतर तो हो भी सकती है, लेकिन कोई भी रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत नहीं होती, लंबवत नहीं होती। अतः ये क्या नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं, अतः स्वतुल्य नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा सममितता देख लेते हैं। सममित क्या कहता है हमारा? सममित कहता है कि अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R हो, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या मिलना चाहिए, L2, L1 बिलोंग्स टू R भी मिले। अब आप एक बात समझो कि L1, L2 बिलोंग्स टू R लिखा है, इसका मतलब L1 लंबवत है किसके, L2 के। अगर L1 लंबवत है L2 के, तो क्या L2 लंबवत होगा L1 के? बिल्कुल होगा। आप ऐसे समझो, ये एक रेखा L1 है और ये L2 है, तो L1 किस पर लंबवत, L2 पर, तो L2 किस पर लंबवत, L1 पर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम यहां से क्या कह देंगे, क्या था, L2, L1 भी R में है, अतः यह सममित है, अतः सममित है। फिर समझो संक्रामक क्या होगा, तीसरा संक्रामक होगा कि नहीं, संक्रामक क्या कहता है कि अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R हो, इसका मतलब L1 लंबवत हो किसके, L2 के। ऐसा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि L2, L3 बिलोंग्स टू R हो। क्यों हो सकता है कि ये रेखा भी तो लंबवत हो सकती है किसी तीसरी रेखा पर, जैसे ये L1, ये L2, तो ये मान लो एक और रेखा आ गई L3, तो ये इस पे लंबवत हो गई। लेकिन क्या L1, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, L1 समांतर होगा L3 के, देखो दिख भी रहा है। तो यहां से हम ये कह देंगे कि L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, R में है ही नहीं, R में है नहीं, तो ये संक्रामक नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर होगा, बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें देखो मैं ये कह रहा था कि इक्विवेलेंस ले लेते हैं, इक्विवेलेंस मतलब तुल्यता ले लेते हैं, लेकिन तुल्यता वाक्य का एग्जांपल नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वतुल्य और संक्रामक दोनों ही नहीं है। अगर यही ऐसा आ जाता कि स्वतुल्य भी होता, सममित भी होता, संक्रामक भी होता, तो हम कह देते क्या था, तुल्यता है, कोई डरने वाली बात नहीं, तुल्यता आ जाए तब भी हमें करना है। अच्छा, मैं एक चीज तुमसे कह रहा था कि एंड में मैं ये बताऊंगा, बाई चांस तुम पे ना आए तो कैसे करें। इसे तो आप नोट कर ही लिए होंगे वीडियो पॉज करके, अगर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि अगर इस तरह से आ जाए कोई क्वेश्चन, ये दिया गया है, ज्यादातर क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए ही आते हैं, तो हमें कुछ नहीं आता, तो हम सब क्वेश्चनों के लिए ये याद रख लें कि क्योंकि अगर वो कह रहा है कि स्वतुल्य है, तो हम कहेंगे कि A बिलोंग्स टू A के लिए A बिलोंग्स टू R है, अतः स्वतुल्य है, ठीक है। अब यहां ए का मान टाइम के हिसाब से जो बदलना है, इतना ध्यान रखेंगे। देखो यहां ए की जगह एल है, तो यहां एल लिखेंगे, ठीक है। कुछ और जेड आ जाए, पी आ जाए, एन आ जाए, तो उस हिसाब से लिखेंगे। और अगर सममित है तो हम क्या कहेंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, अतः सममित है, अतः सममित है। और अगर संक्रामक भी पूछा जाए तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो कह देंगे इसलिए ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर भी है, अतः संक्रामक है, ठीक है। तो इस तरह से लिख के भी हम कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना। अब बात आती है हमें ये कैसे पता चलेगा, अरे जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आएगा तो हमें पहले से उत्तर उसका पता होता है कि ये सम्मित है, ना स्वतुल्य और ना संक्रामक है, यहां भी पता था पहले से। तो जब भी सिद्ध करने वाले सवाल आए, आप डरिए मत, वो ज्यादा आसान है, क्योंकि उनका आंसर हमें पहले से पता है, तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, नोट करो, आगे देखते हैं फलन और फलनों के प्रकार क्या है। अगला टॉपिक लेते हैं फलन के, फलन क्या होता है समझ लेते हैं जल्दी से। फलन क्या है, फलन बोलते हैं फंक्शन,
इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखो फलन क्या होता है कि एक अरिक्त समुच्चय ए से एक अरिक्त समुच्चय बी में संबंध f, जो f a से b, ये फलन कहलाता है। फलन होगा यदि a के सभी अवयवों का, a के सभी अवयवों का b में एक और केवल एक संबंध हो, एक संबंध हो। आप समझो कि इसमें जितने भी अवयव आएंगे उनका इसमें एक और केवल एक संबंध, मान लो ये ए है पी क्यू आर, ये बी है एक्स वाई और जेड, इसका संबंध इससे, इसका इससे और इसका इससे, मतलब इसके सभी अवयवों का हो और इसमें एक ही संबंध हो, तो हम ऐसे संबंध को हम फलन कहेंगे। ये हमारा फलन है। अगर यहाँ पे ऐसे होता ए पी, पी क्यू आर, इधर 2 और 3, क्या ये अब भी फलन है? हाँ, ये अब भी फलन है, क्योंकि ए के सभी अवयवों का है और एक ही एक संबंध। तो देखो पी के कितने संबंध है, एक, क्यू के कितने, एक, आर के एक। आप ऐसे समझो कि इधर वाले लोग जितनी चाहे उतनी शादी नहीं कर सकते, ये वाले केवल एक एक से शादी कर सकते हैं, और इधर वाले जो लोग हैं वो जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकते हैं। यहां सब अला हुआ, ठीक, ये बी है। तो ये हमारा फलन है। अगर इस तरह से दिया जाए, ये ए और ये बी, 1 2 3 4 5 6 7, अब यहां पे एक भी छूटेगा तो ये फलन नहीं कहलाएगा। अगर यही इस तरह से दिया जाए 1 2 3 4 5 6, ये नहीं मान लेते, ये ए और ये बी, तो ये भी हमारा फलन नहीं है, क्योंकि इधर के किसी भी अवयव के उधर 2 प्रतिबिंब नहीं बन सकते हैं, 2 संबंध नहीं बन सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखो यहां पे, तो ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो ये फलन होगा, अगर ऐसा ऐसा हो तो ये फलन नहीं होगा, और अगर ऐसा हो तो भी ये फलन होगा। इस केस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि फलन बेसिक क्या होता है आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब आती है इसमें फलनों के प्रांत और परिसर क्या होते हैं। जैसे वहां संबंध थे संबंधों के प्रांत परिसर पे, वैसे ही फलनों के प्रांत परिसर है। देखो क्या होते हैं, अगर ऐसा है, ये फलन है, ये फलन है, ये फलन है, और वो फलन नहीं है, तो पहली चीज तो ये जो प्रांत और परिसर परिभाषित होंगे वो फलनों के लिए होंगे। फलनों का प्रांत पूछा जाएगा तो फलन होना चाहिए पहले। तो देखो ध्यान से, अगर ये फलन है तो इसके लिए प्रांत क्या होगा, जो कुछ भी इसमें है वो सब प्रांत है, क्योंकि इसके सभी अवयवों का कोई ना कोई इधर प्रतिबिंब होगा तभी ये फलन होगा। तो यहाँ प्रांत क्या हो गया, पी क्यू और आर। परिसर क्या होगा, इसके मान हमने डाले तो हमें ये मिला, जो मिला वो परिसर है, एक्स वाई जेड। अगर इसमें देखेंगे तो प्रांत क्या है, मान लो यहाँ 4 होता तब भी ये हमारा फलन होता, तो प्रांत क्या है यहाँ पे, पी क्यू आर। और परिसर क्या है, परिसर है हमारे पास 2, 3, 4 नहीं, 4 कब आएगा, 4 हमारा सहप्रांत में आएगा। ठीक है, तो ये प्रांत और परिसर और सहप्रांत वही है जैसे पहले था। अगर एफ ए से बी में डिफाइन है तो बी पूरा का पूरा सहप्रांत है। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये हो गए हमारे फलन। अब इसमें एक चीज आती है कि कभी कभी संबंधों की संख्या और फलनों की संख्या भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज और बता देता हूं कि संख्या क्या होगी, फिर एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, फलन पे प्रांत परिसर निकाल लेंगे उसके। कि मान लो कि आर है वो ए से बी में परिभाषित है, और ए में एन अवयव है, बी में एम अवयव है, एन बी जो दिया है वो एम अवयव है। तो आर ए से बी में कितने अवयव होंगे, तो संबंधों की संख्या कितनी होगी, संबंधों की कुल संख्या होती है वो होगी हमारी 2 की पावर m इंटू n। ये याद रखेंगे पहली चीज। और अगर ये कोई फलन है f a से b में, और सेम टू सेम कंडीशन दी है कि a में n अवयव है, b में m अवयव है, तो फलनों की कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या जो होगी वो होगी हमारे पास
m की पावर n। ऐसे याद रखो कि यहाँ पे जो अवयव आएंगे उनको नीचे रखेंगे और जो पहले आएंगे उनको घात में लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे ध्यान से। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं कि f दिया है n से n और fx दिया है 8x। हमें पूछा है प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या क्या होंगे। तो अगर प्रांत पूछे जाए तो प्रांत तो n होने ही चाहिए, और नहीं आप ऐसे बना के देख लो, ये n और इधर भी n। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। जब 1 डालेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। तो प्रांत हमारा क्या होगा n। परिसर ये डालने पे जो मिल रहा है 8 मिलेगा, फिर 16 मिलेगा, फिर 24 मिलेगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे परिसर। और सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत तो बहुत आसान है, सहप्रांत तो पूरा का पूरा n मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारा का सारा हमारा सहप्रांत में आ जाएगा। तो ये बात हुई हमारे प्रांत, परिसर और सहप्रांत की। तो एक तरह से ये समझो कि फलन क्या है, एक मशीन है जिसमें हम क्या डालते हैं, प्रांत डालते हैं, ये फलन है, और हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है परिसर। जो भी बाहर निकल के आएगा वो हमारा परिसर, जो डाल रहे हैं वो प्रांत। देखो प्रांत ये एक स्पेशल प्रकार का फलन, वो संबंध है। फलन क्या है, फलन ज्यादा कुछ नहीं है, फलन एक संबंध ही है, लेकिन वो स्पेशल प्रकार का है कि इसके सभी अवयवों का इधर कोई ना कोई प्रतिबिंब होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो फलन नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, आगे देखते हैं कि फलनों के प्रकार क्या होते हैं। तो अब देखते हैं कि फलनों के प्रकार क्या होते हैं। तो पहला प्रकार का जो फलन होता है वो होता है एकैकी फलन। एकैकी फलन, एकैकी फलन को अंग्रेजी में बोलते हैं वन वन, और इसी से हमें सही से समझ में आती है बात कि ये है क्या। तो वन वन का मतलब ये है कि अगर कोई फलन ऐसा है जिसमें इधर के जो अवयव होते हैं, जो प्रांत के अवयव हैं, उनका सहप्रांत के जो अवयव हैं उनमें एक का संबंध एक से ही हो, तो ऐसे फलनों को हम एकैकी फलन कहते हैं। जैसे ए बी सी, इधर मान लो पी क्यू आर, अगर ऐसा है तो हम ऐसे फलनों को एकैकी फलन कहेंगे। मान लो ये ए और ये बी है, इधर 1 2 3 4, इधर 5 6 7 8 9, तो एक का संबंध 5 से, 2 का 6 से, 3 का 7 से और 4 का 8 से। इस तरह के जो फलन होंगे उन्हें हम एकैकी फलन कहते हैं। अब एक आता है इसी में दूसरा प्रकार का, वो होता है बहुएकैकी फलन। बहुएकैकी फलन, तो बहुएकैकी जो फलन होता है उसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन, मैनी वन का मतलब ये है कि अगर बहुतों का संबंध एक से हो, बहुतों का संबंध एक से हो तो हम कहेंगे मैनी वन। मतलब बहुतों का संबंध का मतलब अगर एक से ज्यादा का संबंध भी एक से हो, जैसे ए बी सी, इधर पी क्यू, तो ए का संबंध पी से और बी का संबंध भी पी से और सी का संबंध क्यू से, तो दो का संबंध एक से हो गया। तो अगर एक से ज्यादा का संबंध एक से ही होगा तो हम कहेंगे उसे बहुएकैकी फलन, तो इसे कहेंगे बहुतों का संबंध एक से। इस तरह के फलनों को हम बहुएकैकी फलन कहते हैं, जैसे ए बी सी और पी क्यू आर। तो इस फलन को भी हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारा बहुएकैकी फलन है, क्योंकि तीनों का संबंध एक से है। तो जब भी बहुतों का संबंध एक से होगा तो बहुएकैकी। अब चेक कैसे करेंगे इसे, देखो अगर हम ये ले लें किसी फलन के लिए कि fx1 बराबर fx2 हो, तो हर हाल में x1 बराबर x2 आ जाए तो कहेंगे कि ये एकैकी है, और x1 बराबर x2 ना आए या x1 बराबर और भी कुछ आ जाए तो हम कहेंगे कि वो बहुएकैकी है, ठीक है। तो ये एकैकी अन्यथा बहुएकैकी, अन्यथा बहुएकैकी, ठीक है। मैं दोनों एग्जांपल जल्दी से ले ले रहा हूं। fx बराबर अगर 2x + 1 है और f r से r है, ठीक है, तो हम ले लेते हैं fx1 बराबर मान लेंगे इसके लिए क्या fx2, तो 2x1 + 1, तो जहां x है वहां क्या रखना है x1, तो यहां भी x1 आएगा। ऐसे जहां x है वहां x2 रखेंगे तो यहां आ जाएगा 2x2 + 1, ठीक है। अगर ये आएगा तो अब एक से एक कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट जाएगा तो x1 बराबर x2। हर हाल में यही आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये एकैकी फलन है। मान लो यहीं पे ये इस तरह से होता कि मान लो fx बराबर दिया जाए x² और f r से आ रही है, तो यहाँ पे हम fx1
बराबर एफ एक्स टू लेते, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेते तो एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर आता, तो एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू होता। तो ये एक ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स वन के मान यहाँ पे 2 आ गए, हर हाल में एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए, तभी उसे हम एक ही कहेंगे, अन्यथा इसको क्या कहेंगे? बहुएकी। तो ये है बहुएकी और ये है एक है की। ठीक है, मुझे लगता है ये बात क्लियर होगी आपको। तो वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए, अगला देखते हैं टॉपिक। ठीक है, अब जो अगले प्रकार जो इनमें बहुएकी और एकेकी में अगले प्रकार पर जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी फलन होते हैं वो या तो एकेकी होंगे या बहुएकी होंगे। कोई भी फलन अगर दिया जाता है तो वो इन दोनों में से कोई एक संख्या होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में से कुछ ना हो और फलन भी हो। फलन है तो या तो वो एकेकी होगा या बहुएकी होगा। फिर आता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑन टू फंक्शन। ठीक है, आच्छादक फलन ये कहता है कि यदि किसी फलन के लिए परिसर बराबर सहप्रांत आ जाए तो हम उसे आच्छादक फलन कहेंगे। और एक आता है अंतरक्षेपी। अगर किसी फलन के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनटू, अगर किसी फलन के लिए परिसर बराबर ना हो सहप्रांत के, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये फलन हमारा अंतरक्षेपी है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है और इन्हें इससे भी समझ लेते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आता है तो यहां पे देखो इसका प्रांत जो परिसर है वो क्या है? परिसर है हमारा 4 5 और 6 और सहप्रांत भी यही है। सहप्रांत भी क्या है? 4 5 और 6। तो परिसर सहप्रांत के बराबर है तो ये आच्छादक है। ठीक है, और अगर ऐसे आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 तो एक का संबंध 4 से, 2 का 3 से। अब यहां पे परिसर क्या आ गया? परिसर सिर्फ हमारा आया 4,5 और सहप्रांत तो ये पूरा है ही, तो परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है तो इस फलन को हम कहेंगे कि ये आच्छादक नहीं है, अंतरक्षेपी। या तो ये कहा जाएगा कि आच्छादक नहीं है या हम कहेंगे अंतरक्षेपी। ठीक है, तो ये बेसिक बात हुई आच्छादक और अंतरक्षेपी की। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें क्या पूछा जाता है? उनमें ये पूछा जाता है कि दिया गया फलन एकेकी आच्छादक है या एकेकी अंतरक्षेपी है या आच्छादक नहीं है। ऐसी बहुएकी आच्छादक और बहुएकी अंतरक्षेपी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हमें दोनों चीजें चेक करनी है, एक तो आच्छादकता चेक करनी है और दूसरी एकेकी या बहुएकी है ये भी चेक करना है। दोनों चीजें चेक करनी है एक ही क्वेश्चन में। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और हर बार आता है। आप बेफिक्र होकर बैठिए, 1 नंबर का तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन और वो भी ऑप्शन में। ठीक, तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन ही आते हैं। मान लो मैंने कहा एफ एन से एन, एफ एक्स बराबर दिया है 2x और हमें पूछा जा रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एकेकी है, आच्छादक है, क्या है, दोनों चीजें बतानी। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि एकेकी है कि नहीं। जब भी फलन इस तरह से परिभाषित हो n से n या z से z या हमारा क्या बोलते हैं w से w, मतलब पूर्णांक संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में या प्राकृत में, तो हम इनको इस तरह से डायग्राम से भी समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो जब मैं x का मान 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ है। 1 डालूंगा तो 2 मिलेगा, मतलब f1 निकालना है तो ये 2 आएगा, 2 मिल गया। 2 रखूंगा तो 4 मिलेगा और 3 रखूंगा तो 6 मिलेगा। अरे हाँ कि ना? तो इधर के जितने भी अवयव हैं उनके एक एक संबंध है, तो पहली बात तो ये एक एक ही है। अब देखो ये छूट गए तो जो परिसर है वो क्या होगा? 2 4 6 8। तो परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? परिसर निकालेंगे। परिसर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। और सहप्रांत क्या है? सहप्रांत है हमारे पास 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो हम कहेंगे कि परिसर बराबर नहीं है सहप्रांत के, अतः आच्छादक नहीं है। या तो ये कहेंगे आच्छादक नहीं है या कहेंगे कि अंतरक्षेपी है। तो ये फलन कैसा हो गया? ओवरऑल ये फलन हो गया एकेकी परंतु आच्छादक नहीं।
ठीक, इस तरह के सवाल आते हैं। दूसरा क्या आता है, मान लो अगर ये दे दिया जाए एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4, ये 2019-20 में पूछा भी गया है, और एफ जो डिफाइन है वो आर से आर है। ठीक है, यहाँ पे सेपरांत आर है, पहले से पता चल गया। अब ये बताने क्या की है कि आच्छादक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, x1 की घात 4 x2 की घात 4, तो x1 बराबर आएगा प्लस माइनस x2 आएगा। अच्छा, यहां पे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि r में माइनस की संख्याएं भी आएंगी प्लस की आएंगी, तो जब हम -1 रखेंगे तब भी हमें प्लस का 1 मिलेगा, और प्लस का 1 रखेंगे तब भी हमें प्लस का 1 मिलेगा। तो किसी दो के एक संबंध होते ही वो कैसा हो जाता है, बहुएकी। तो यहाँ कहेंगे कि एकेकी नहीं है, या हम लिखेंगे कि बहुएकी। अब आच्छादकता चेक करते हैं। तो सहप्रांत तो हमें पता ही है, सहप्रांत हमें दिया है आर, और इसका परिसर क्या आएगा। तो जब हम 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है, 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस का डालेंगे तब भी प्लस का मिलेगा। तो माइनस की संख्या कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि x की पावर 4 है। तो यहां पे जो परिसर आएगा वो क्या आएगा, r प्लस, या ये कह सकते हैं कि 0 से इनफाइनाइट तक की सभी संख्या। तो परिसर बराबर नहीं है सह प्रांत के, अतः आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, एकेकी भी नहीं, आच्छादक भी नहीं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करिए। तो ये क्वेश्चन हमें दिया है कि एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर साइन एक्स एकेकी आच्छादक है या नहीं, हमें चेक करना है। तो सबसे पहली चीज आप देखो कि यहाँ पे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू की तरह हमें करना है एकेकी आच्छादक चेक करने के लिए। तो अगर साइन एक्स है तो हम जानते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे चलता है, नहीं पता है तो अब मैं बता दे रहा हूं। तो साइन एक्स का जो मान होगा, साइन में समझो एफ जीरो बराबर एफ पाई, मतलब साइन का मान 0 पे भी 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है। तो यहां पे मतलब साइन 0 बराबर क्या है, साइन पाई है, लेकिन 0 बराबर पाई नहीं है, मतलब दो संख्याओं का एक ही मान मिल रहा है। तो एक ही मान मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि x1 बराबर क्या नहीं है, x2 नहीं है, अतः एकेकी नहीं है। अगर हमें आच्छादकता चेक करनी है तो यहां पे सहप्रांत क्या है हमारा, सहप्रांत है R, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, सहप्रांत R ये वाला। और परिसर क्या होगा, साइन एक्स का परिसर क्या होता है, साइन एक्स का परिसर होता है -1 से +1। तो परिसर बराबर नहीं है सहप्रांत के, अतः आच्छादक नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही आसान आते हैं क्वेश्चंस, कोई कठिन काम नहीं है इनको करना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और ले ले रहा हूं कि मान लो हमें दिया गया है कि एफ एक्स बराबर दिया 3 + x², और एफ आर से आर में परिभाषित है। एफ आर से आर में हमें वही बताना है कि आच्छादक है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेंगे और x1 बराबर x2 देखेंगे। तो ये ले लिया हमने। अब 3 + x1² = 3 + x2² आएगा, 3 से 3 कट गया तो x1 = x2 का स्क्वायर। तो x1 = क्या आएगा, +-x2। अगर प्लस माइनस आ रहा है और प्लस माइनस यहां मिल भी रहा है हमें, तो हम कहेंगे आच्छादक वो एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं। अब क्या देखेंगे, इसका परिसर। अब जो परिसर निकालने का एक तरीका होता है, मैं बताना भी चाह रहा था, और ये क्वेश्चन आ भी गया, अच्छी बात है, आप सीख जाओगे। देखो, सबसे पहला काम परिसर निकालने के लिए हमें क्या करना है कि कोई भी फलन दिया है एफ एक्स, तो उसे मान लेंगे कि वो बाई के बराबर। ठीक है, अब मानने के बाद हम x की वैल्यू बाई के पदों में ज्ञात करेंगे, बाई के पदों में ज्ञात करेंगे, और फिर बाई के वे मान निकालेंगे, फिर x के वे मान निकालेंगे जिनके लिए ये परिभाषित हो जाए। ठीक है, देखो यहां पे समझ में आएगी आपको कि बाई इक्वल टू, हम मान ले रहे हैं परिसर निकालना है किसका, 3 + x² का। हम क्या करेंगे, x² = क्या आएगा, बाई -3, तो x = आएगा
y माइनस 3। अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू जिनके लिए x डिफाइन हो जाए। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या आएगी, तो हम यहाँ y माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे y का जो मान है अंडर रूट के अंदर माइनस डिफाइन नहीं होता, मतलब इसका मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो y कहां से कहां तक आ जाएगा, 3 से लेकर अनंत तक कुछ कोई भी मान हो सकता है y का। तो ये हमारा क्या होगा, यही होगा हमारा परिसर। अब सहप्रांत क्या दिया है, सहप्रांत दिया गया है हमें, सहप्रांत दिया है r, तो परिसर बराबर नहीं है सहप्रांत के, अतः आच्छादक नहीं। ठीक है, इस तरह से करना है। तो एक्चुअल में हमारे सिलेबस में यहीं तक है, यही पूछा जाता है और यही हमें करना है। अगर यहां तक आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद वाली जो चीजें गॉग फॉग इनवर्स वगैरह वो सब हमारे सिलेबस से हटा दी गई इस साल के लिए। फिर भी आप चाहो तो एक बेसिक सी जानकारी अगले 2 मिनट में मैं दे सकता हूं, वो ये है कि अगर गॉग फॉग कभी पूछा जाए तो ऐसे समझ लो, मैं एग्जाम्पल ही ले रहा हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू दे दिया जाए साइन एक्स। हमें पूछा जाए एफ ओ जी, इसका मतलब हम आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे इस तरह से। इसका मतलब ये है, अब हमें एफ के अंदर क्या डालना है, जी एक्स। तो जहां एक्स है वहां क्या रखना है, जी एक्स रखना है। किसमें, एफ एक्स में। अब एफ एक्स में एक्स ये पे यहाँ जी एक्स है तो यहां भी जी एक्स लिख दो। तो ये क्या आ जाएगा, जी एक्स का स्क्वायर, और जी एक्स का मान क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स, एफ ओ जी आ जाएगा। अगर हमें जी ओ एफ निकालना है तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। तो अब ध्यान से समझो, अब एफ एक्स डालना है कहां, जी एक्स के अंदर एक्स की जगह पे। तो यहां क्या आ जाएगा, साइन एफ एक्स, साइन एफ एक्स मतलब साइन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये गॉफ और फॉग आगे काम भी आ जाएंगे। तो आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ना है, ज्यादा कुछ मत पढ़िए और बहुत बर्डन अपने ऊपर मत लेइए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकते हो तो आप यूपी बोर्ड के जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं 2021 में, 2020 में और 2019 में, उनको ज्यादा से ज्यादा लगाइए। उनके संबंध और फलन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगा लो। अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा एक और बना दूं, लेकिन नहीं बन पाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पर्याप्त है मटेरियल, जो भी आप पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा।